सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफ़ेयर की क्लास। आज है 26 जुलाई और शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर के साथ जो आपके सभी प्रौद्योगिकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर शो पर जहाँ पर क्रिटिकल मिनरल ये न्यूज़ में आ गया है। अब जान लेते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, रेयर अर्थ एलिमेंट आज के टाइम में बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। स्पेशली क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरीज, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और डिफेंस के लिए। अब क्यों ज़रूरी है तो आपको बता दें कि एनर्जी ट्रांजिशन में ग्रीन एनर्जी, सोलर, विंड और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए ये मिनरल बेसिक रॉ मटेरियल हैं। वहीं जिसके पास इनका कंट्रोल होगा वो ग्लोबल सप्लाई चेन में लीडर बनेगा। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी ये यूज़ होते हैं, जैसे कि मिसाइल सिस्टम में और रडार्स में। चाइना अभी काफ़ी सारे क्रिटिकल मिनरल का मेजर सप्लायर है। अगर इंडिया ने सिक्योर सप्लाई चेन नहीं बनाई तो डिपेंडेंसी बढ़ेगी। अब इंडिया के लिए क्या चैलेंज है समझते हैं। इंडिया के पास कुछ क्रिटिकल मिनरल का लिमिटेड डोमेस्टिक रिजर्व है। यानी डोमेस्टिकली हम सिर्फ लिथियम और कोबाल्ट ही, और वो भी बहुत लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास। एक्सप्लोरेशन और प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी कम है। अभी तक इम्पोर्ट डिपेंडेंट है चाइना, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से। इंडिया ने 2023 में क्रिटिकल मिनरल लिस्ट रिलीज़ की थी 30 मिनरल्स की, और काबिल KABIL जैसे जॉइंट वेंचर्स के थ्रू माइनिंग ओवरसीज़ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। अब अगर आगे का रास्ता को देखें तो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन बढ़ाना होगा। ग्लोबल माइनिंग पार्टनरशिप जैसे ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका से सिक्योर करना होगा। स्ट्रेटेजिक स्टॉकपाइल बनाया जाए जैसे ऑयल रिजर्व होता है। रिसाइक्लिंग और अर्बन माइनिंग पर फोकस हो, जैसे ई-वेस्ट से क्रिटिकल मिनरल एक्सट्रैक्ट करना। तो अब बता दें आपको कि काबिल का फुल फॉर्म होता है खनिज विदेश लिमिटेड, यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है। तो अब आइए जानते हैं क्वेश्चन को। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो अब आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। बोलता है कि क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटेजिक अप्रोच के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत है। तो क्रिटिकल मिनरल्स आर द एसेंशियल फॉर द क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब इंडिया इज करेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम, ऐसा मैंने बताया ही नहीं और है ही नहीं, हमारे पास तो काफ़ी लिमिटेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड 30 मिनरल्स इन इट्स ऑफिशियल क्रिटिकल मिनरल लिस्ट एज ऑफ 2023। ये बिल्कुल सही है, मैंने अभी समझाया है। और काबिल एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो सिक्योर करता है एसेस क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ओवरसीज़ माइनिंग पार्टनरशिप, जैसे कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका जैसे देशों को। तो यानी कि 1, 3 और 4 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर डीलिमिटेशन न्यूज़ में है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, सारे कुछ डिटेल में समझेंगे। तो हुआ क्या है, सबसे पहले आपको डीलिमिटेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो डीलिमिटेशन का मतलब होता है असेंबली या पार्लियामेंट सीट का नए तरीके से बँटवारा या बाउंड्री को रीड्रॉ करना, जिससे पॉपुलेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। इसे इंश्योर होता है कि हर सीट में बराबर जनसंख्या हो। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डिसमिस किया, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में असेंबली सीट बढ़ाने और डिलिमिटेशन जल्दी करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने बोला कि इंडिया के संविधान यानी आर्टिकल 170 के मुताबिक नेक्स्ट डिलिमिटेशन अब सिर्फ 2026 के बाद के सेंसस के बेस पर ही हो सकता है। अभी के लिए डिलिमिटेशन पर फ्रीज है, और ये फ्रीज 84वां और 87वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए लगाया गया था। अब पिटिशनर का आर्गुमेंट क्या था ये भी समझ लीजिए। पिटिशनर ने बोला कि जम्मू और कश्मीर में 2011 सेंसस के बेस पर डिलिमिटेशन हुआ, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी क्यों नहीं हो सकता? तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है और वहाँ डिलिमिटेशन पार्लियामेंट के स्पेशल लॉ के तहत हुआ था। ये लॉ स्टेट पर अप्लाई नहीं होता है। अब तेलंगाना असेंबली ने मार्च 2025 में रिज़ॉल्यूशन पास किया था, सीट्स को 119 से 153 करने के लिए। सीएम रेवंत रेड्डी ने बोला कि सेंटर डबल स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहा है। जम्मू कश्मीर में किया, लेकिन स्टेट्स में मना किया। अब संविधान के पॉइंट्स को समझें तो आर्टिकल 170 कहता है कि असेंबली सीट्स का नंबर सिर्फ सेंसस के बाद ही चेंज हो सकता है। वहीं 84वां और 87वां अमेंडमेंट 2026 के बाद वाले फर्स्ट सेंसस तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। तो अब अगर आपको क्वेश्चन समझना
आसान हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझा दिया है। आपसे कहता है कि विथ रेफरेंस टू द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन डिलिमिटेशन इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द डिलिमिटेशन इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना कैन बी कंडक्टेड बिफोर 2026 सेंसस। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत जवाब है। पिटिशनर ने आर्गूड किया कि डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में हुआ है 2011 सेंसस, तो उसको भी अप्लाई होना चाहिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पे, तो ये बिल्कुल सही है। अब आर्टिकल 170 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, साथ ही साथ 84वां और 87वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्लेसेस अ फ्री जोन डिलिमिटेशन अंटिल आफ्टर द फर्स्ट सेंसस पोस्ट 2026। तो ये जवाब भी बिल्कुल सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है, मैंने आपको बता रखा था। उसी तरह से आपको चौथा पढ़ता हूँ, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट द प्रोविजन एप्लीकेबल टू द यूटीज लाइक जम्मू कश्मीर कैनॉट बी एक्सटेंडेड टू द इंडियन स्टेट अंडर द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि आपका सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर नासा अब न्यूज़ में आ गया है। अब नासा ने रिसेंटली लॉन्च किया है ट्रेजर मिशन। ट्रेजर मिशन ताकि वो स्टडी कर सके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो ट्रेसर है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो उसकी फुल फॉर्म है टैंडेम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक रिकोनायंस सैटेलाइट्स। इसका नाम आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। अब इसका मतलब है कि 2 सैटेलाइट जिसे नासा ने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड यानी प्रोटेक्टिव शील्ड जिसे कहा जाता है, कि एक खास एरिया को स्टडी करने के लिए भेजा है। अब ये लॉन्च हुआ है 23 जुलाई 2025 को, और जो रॉकेट यूज़ किया गया है वो है स्पेसएक्स का फाल्कन 9। और जगह का नाम बताएँ तो वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया यूएसए में है। अब मिशन का पर्पस क्या है ये भी जान लीजिए। तो मैग्नेटिक रिकनेक्शन को स्टडी करना है। अब ये होता क्या है ये भी समझा देता हूँ आपको। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सन और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकरा कर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं। अब ये प्रोसेस ऑरोरा यानी कि नॉर्दर्न लाइट या फिर जीपीएस डिस्टरबेंस और पावर ग्रिड फेल्यूर जैसे स्पेस वेदर इवेंट का रीजन होता है। अब ट्रेसर कहाँ काम करेगा? तो अर्थ के नॉर्दर्न पोलर कस्प रीजन में ये काम करेगा। ये वही जगह है जहाँ से सोलर विंड पार्टिकल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं। अब अगर सैटेलाइट की डिटेल के बारे में बताएँ तो मिशन में 2 सैटेलाइट हैं जो 10 सेकंड के डिस्टेंस पर टैंडम फ्लाई करते हैं। टैंडम यानी कि पेयर की बात की जा रही है, और ये सैटेलाइट 3000 से ज़्यादा मेजरमेंट लेंगे सिर्फ़ 1 साल में। अब जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करेंगे वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की मूवमेंट को भी ये मेजर करेंगे। अब इसका साइंटिफिक यूज़ कहाँ होगा? तो स्पेस वेदर को समझने में मदद मिलेगा। वहीं फ्यूचर में सैटेलाइट जीपीएस और कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए फोरकास्ट एक्यूरेट बनाए जा सकेंगे। मून और मार्स मिशन के लिए भी यूज़फुल डेटा मिलेगा। अब ये मिशन कौन कर रहा है? तो इसे लीड किया जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ आइवा के द्वारा। यहाँ पर कोलैबोरेशन कर रही है यूसी बर्कले, यूसीएलए साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आपको बता दें कि ये नासा का स्मॉल एक्सप्लोरर प्रोग्राम का हिस्सा है। तो याद रखिएगा इन बातों को। अब आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और ड्यूरेशन कितना है? तो 1 साल का ड्यूरेशन है। अब आइए अपने क्वेश्चन को देखें कि जो ट्रेसर मिशन है उसका एम है स्टडी करना मैग्नेटिक रिकनेक्शन इवेंट को अर्थ नॉर्दर्न पोलर कर्व्स रीजन में। ये बिल्कुल सही जवाब मैंने आपको बताया। अब जो मिशन है वो इन्वॉल्व करता है 2 आइडेंटिकल सैटेलाइट को जो फ्लाई करेगा टैंडम में टू कैप्चर हाई फ्रीक्वेंसी स्पेस वेदर डाटा। तो ये भी मैंने आपको अभी तुरंत समझाया, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा, ट्रेसर इज़ अ पार्ट ऑफ नासा लार्ज एक्सप्लोरर प्रोग्राम फोकस्ड ऑन प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। नहीं, लार्ज एक्सप्लोरर नहीं है, अभी तुरंत समझाया आपको कि ये किसका पार्ट है, तो ये स्मॉल एक्सप्लोरर क्लास का पार्ट है। अब वन ऑफ द मेजर गोल ऑफ द मिशन इज़ टू इम्प्रूव स्पेस वेदर फोरकास्टिंग। ये बिल्कुल सही है, यानी कि 1, 2 और 1, 2 और 4 यानी 3 मैंने बताया गलत है, तो यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर फिर से साइंस एंड टेक से ही आपसे लिया गया है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार एक एलियन सोलर सिस्टम के जन्म का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया है। ये एक हिस्टोरिक साइंटिफिक मोमेंट है, क्योंकि इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारा खुद का सोलर सिस्टम कैसे बना था। अब ये कब देखा गया है? तो एस्ट्रोनॉमर्स ने एक यंग स्टार सिस्टम के आसपास प्लैनेट्स बनने की प्रक्रिया को लाइव ऑब्जर्व किया है।
ये स्टार का नाम है एचएल टॉरी, जो हमसे लगभग साढ़े 400 लाइट ईयर दूर है, टॉरस कॉन्स्टेलेशन में। ऑब्जर्वर एएलएमए यानी कि अटाकामा लार्ज मिलीमीटर या फिर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप के ज़रिए किया गया है। ये टेलीस्कोप चिली के डेज़र्ट में है। अब मिला क्या है ये भी जान लीजिए। तो साइंटिस्ट ने स्टार के गर्ड एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क देखा। ये गैस और डस्ट से बना होता है। इस डिस्क में कुछ रिंग्स और गैप देखे गए जो इस बात का एविडेंस है कि नए प्लैनेट बन रहे हैं। अब महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये पहली बार है जब हमने एक एक्सप्लो में यानी कि एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम के जन्म को इतनी क्लैरिटी से देखा है। ये डिस्कवरी हमारे लिए एक कॉस्मिक टाइम मशीन की तरह है। हमें 4.6 बिलियन साल पहले के हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को समझना का और मौका मिलता है। अब आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के ज़रिए। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि जो ऑब्जर्वेशन मेड किया गया था वो जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा किया गया था। ये तो बिल्कुल गलत जवाब है। आप बिल्कुल नोट करते जाइएगा, मैंने जो भी आपको बताया है। तो दूसरा है, आपको कहता है कि द सिस्टम ऑब्जर्व्ड इज़ अराउंड द यंग स्टार एचएल टॉरी। ये बिल्कुल टॉरस कॉन्स्टेलेशन में है। ये बिल्कुल सही है। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क अराउंड द स्टार शोड रिंग और गैप्स। ये भी बिल्कुल सही जवाब है। यानी इस सवाल का सही उत्तर 2 और 3 हो जाएगा। तो अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो आपको एएलएमए टेलीस्कोप के द्वारा इसे देखा गया था। और एएलएमए क्या था? तो अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप है जो चिली के डेजर्ट में है। आपसे सवाल बन सकता है। अब आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है लीगेसी ऑफ राजेंद्र चोल वन आदि थिरुवथरई फेस्टिवल को, जो 23 से 27 जुलाई 2025 को किया जा रहा है। अब आइए समझते हैं इस करंट अफेयर को। तो सबसे पहले जान लीजिए कि राजेंद्र चोल वन का रीन कब तक था? तो 1014 से लेके 1044 सीई तक था। 1014 से लेके 1044 सीई तक, या आपको याद रखना है। अब इनका एरा यही था। अब एक ये महान चोल शासक थे, यानी कि ये कैसे एम्पेरर थे? तो चोल एम्पेरर थे। ये भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, चोल एम्पेरर थे ये। अब आइए समझते हैं। अब आपको पूरी बातें समझ में आ जाएँगी जो मैं आपको बताऊँगा। अब चोल एम्पायर थे जो एक सामुद्रिक सुपर पावर बना है। 2025 में तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा राजेंद्र चोल वन की विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए आदि थिरुवथिरई फेस्टिवल के दौरान एक विशेष समारोह यानी कि फेस्टिवल आयोजित किया गया है। अब फेस्टिवल का डिटेल आपको बता दें तो इसका ओकेजन का नाम जो फेस्टिवल है वही है, 23 से 27 जुलाई 2025 तक होगा। और लोकेशन कहाँ है? तो गंगाईकोंडा चोलापुरम में है ये। और साथ ही साथ दूसरे भी हेरिटेज साइट जो राजेंद्र चोल से संबंधित है। अब इस यहाँ पर होगा क्या? तो ज़ाहिर-सी बात है, कल्चरल परफॉर्मेंस होगा, हेरिटेज वॉक होगा, एग्ज़िबिशन और सेमिनार होगा। अब जान लीजिए कि राजेंद्र चोल वन कौन थे? तो ये सन थे राजा राजा चोल वन के, और इन्होंने ही फाउंड किया था गंगाईकोंडा चोलापुरम, जो कैपिटल थी। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। और इन्होंने ही सक्सेसफुली नेवल एक्सपेडिशन को लॉन्च किया था साउथ ईस्ट एशिया में। तो अब साथ ही साथ एक और बात याद रख लीजिएगा कि इन्होंने एक आर्किटेक्चरल मार्वल बनवाया था, जिसका नाम है बृहदीश्वरा टेम्पल एट गंगाईकोंडा चोलापुरम में। तो आइए, अब आपने अगर इस क्वेश्चन को समझ लिया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है राजेंद्र छोल के कंट्रीब्यूशन आर्ट, आर्किटेक्चर और मैरीटाइम के लिए। तो ये तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, राजेंद्र चोल वन शिफ्टेड द छोला कैपिटल, ये भी मैंने बताया, बिल्कुल सही है। और आदि तिरुवथिरई इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ लॉर्ड शिवा इन तमिल कल्चर, ये बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, आपको याद रखना है। याद रखिएगा कि तीनों के तीनों सही उत्तर हैं। अब आइए जान लीजिए तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तो तमिलनाडु की कैपिटल है तमिलनाडु की कैपिटल है आपको चेन्नई, ये बात याद रखना है। कुछ ही दिन पहले मैंने आपको रिवाइज़ करवाया है। साथ ही साथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन हैं और गवर्नर आर एन रवि हैं। याद रखिएगा इतनी बातें इस करंट अफ़ेयर से संबंधित। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर। तो अगला करंट अफ़ेयर, फॉर्मर जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे अजय सेठ, अब ये न्यूज़ में आ गए हैं क्योंकि अब इनको इरडाई का चेयरमैन बना दिया गया है। अब इरडाई है क्या?
तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अब ये स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। इसका एक्ट 1999 का है। अब ये रेगुलेट करता है लाइसेंसिंग और साथ ही साथ इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया में काम करती हैं। तो याद रखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं अगर इरडाई की स्थापना की बात करें तो इरडाई की स्थापना 1999 में की गई थी। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एक्ट में मैंने पहले ही लिख दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफ़ेयर पे जहाँ पर काका न्यूज़ में है यानी कि अमित काका अब न्यूज़ में है। अब न्यूज़ क्या आया है तो इन्होंने अनवील किया है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 नई दिल्ली में। अब इसका काम क्या है तो ये जो पॉलिसी है वो अलाइन करेगा पीएम मोदी के विज़न सहकार से समृद्धि के लिए। याद रखिएगा सहकार से समृद्धि से ये अलाइन किया गया है। अब जो पॉलिसी है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है विज़नरी, प्रैक्टिकल और रिज़ल्ट ओरिएंटेड और इसका काम है कि ये डेवलप करेगा 5 मॉडल कोऑपरेटिव विलेजेस हर एक तहसील में और इसका फ़ोकस होगा विलेजेस में, एग्रीकल्चर में, रूरल वुमेन, दलित और ट्राइबल्स में। अब याद रखिएगा अमित काका न्यूज़ में है तो ये यूनियन होम मिनिस्टर तो हैं ही, साथ ही साथ ये कॉर्पोरेशन मिनिस्टर भी हैं। तो इनसे संबंधित ये बातें आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के कॉर्पोरेशन मिनिस्टर कौन हैं? तो इनका नाम है अमित शाह। उसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल में कोऑपरेटिव सोसाइटी का ज़िक्र किया गया है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम से और वो आर्टिकल कौन-सा था? तो वो आर्टिकल था 19(1) याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और साथ ही साथ अगर सबसेक्शन सी दे दे तो भी हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा। तो 19(1) सी क्या है? तो फंडामेंटल राइट है और किस नाम से इंसर्ट किया गया? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से इसको इंसर्ट किया गया है फंडामेंटल राइट में। तो इतनी बातें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से जो आर्टिकल 43 बी है, 43 बी को कहाँ पर इंसर्ट किया गया? ये पार्ट 4 का है। अब पार्ट 4 43 बी आर्टिकल याद रखना ये टीपीएसपी का पार्ट है और यहाँ पर किससे संबंधित है? ये डीपीएसपी का पार्ट है और साथ ही साथ ये किससे संबंधित है? तो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको याद रखना है। आप अलग-अलग क्वेश्चन को देखिए, 2 अलग-अलग क्वेश्चन हैं। यहाँ पूछा गया कि फंडामेंटल राइट में किस नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंसर्ट किया गया और किस आर्टिकल से संबंधित है। ये हो जाएगा आर्टिकल 19(1) सी और वहीं पूछा जाएगा कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी किससे संबंधित है, तो पार्ट 4 डीपीएसपी 43 बी आर्टिकल नंबर। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। अब ये भी याद कर लीजिए या फिर सिर्फ़ जान के रखिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी 7 प्रिंसिपल पे काम करता है। और उनमें से सातों का नाम मैं बोल देता हूँ सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, इक्विटी एंड सॉलिडैरिटी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे मनाया जा रहा है और ये कब मनाया गया है तो 25 जुलाई को मनाया गया है, इस बात को याद रखिएगा। इस वर्ष की थीम आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी 2025 की थीम है योर स्टोरी कैन सेव अ लाइफ ड्राउनिंग प्रिवेंशन थ्रू द शेयर्ड एक्सपीरियंस। अब जो वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे है, इसको डेज़िग्नेट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अब यूनाइटेड नेशन के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, इसके हेड का नाम आपको याद रखना है एंटोनियो गुटेरेस साहब और 2021 में इस रेज़ोल्यूशन को पास किया गया था जिसका नाम था A/RES/75273 और इसको कोऑर्डिनेट किया गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और 7 अप्रैल नेशनल हेल्थ डे मनाया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा और हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके जो हेड हैं, उनका नाम है टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस, ये भी नाम याद रखिएगा और ये इथियोपिया के रहने वाले हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अब आप और क्या याद रख सकते हैं इससे संबंधित, तो आपको बता दें कि वर्ल्ड ड्राउनिंग डे जो मार्क किया जाता है 25 जुलाई को, आपको बता दें कि हर साल डूबने से 3 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा 80,000 है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में और इसमें सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन सफ़र करते हैं, जो 1 से लेके 14 साल की उम्र तक होते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहाँ पर गीतांजलि श्री न्यूज़ में है। तो गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट अवार्ड दिया गया है उनके इस लेखन के लिए वन्स एलिफेंट लिव्ड हियर। याद रखिएगा अब वन्स एलिफेंट लिव्ड हियर अब न्यूज़ में आ गया है। अब इस बुक को ट्रांसलेट किया गया था हिंदी से इंग्लिश में
जो ट्रांसलेट करने वाली थी उनका नाम था डेज़ी, डेज़ी रॉकवेल उनका नाम था, ये भी बात याद रखिएगा। इन्होंने तो हिंदी से जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है इस बुक का, अगर अच्छा सवाल बन गया तो इनसे भी सवाल आ जाएगा डेज़ी रॉकवेल से। तो हिंदी से इंग्लिश इस बुक का कन्वर्जन डेज़ी रॉकवेल के द्वारा किया गया था और जो पेन अवार्ड है, यानी इंग्लिश पेन अवार्ड है, एक लंदन बेस्ड ह्यूमन राइट है और एक लिटरेरी ऑर्गनाइज़ेशन है, जो 14 टाइटल को सेलेक्ट करता है 13 भाषा में, 11 रीजन्स पूरे वर्ल्ड से। तो याद रखिएगा, सिर्फ़ आपको एक नाम याद रखना है, गीतांजलि सी ने पेन ट्रांसलेट अवार्ड जीता है, किस लेखन के लिए? तो वन्स एलिफेंट लिव्ड हियर। अब आइए पंकज अडवाणी साहब न्यूज़ में आ गए हैं। मैंने तो पहली बार अपने जीवन में इनको हारते हुए सुना है। तो पंकज अडवाणी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध स्नूकर से है, याद रखिएगा। अब जीतने वाले का नाम क्या है? तो इनका नाम पावेल है। और कौन से पावेल है ये? तो इनका नाम है रिले पावेल। अब ये जीत गए हैं स्नूकर चैंपियनशिप और रिले पावेल याद रखिएगा कि मात्र 16 साल के हैं। इन्होंने पंकज अडवाणी को हरा दिया है। और रिले पावेल जो है किस चैंपियनशिप को हराया है? तो 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप फाइनल में जीत गए हैं इन्होंने। अब ये फाइनल जो हुआ था पंकज अडवाणी का 40वाँ बर्थडे पर हुआ था। अब आडवाणी का ये 29वाँ वर्ल्ड टाइटल हो जाता अगर ये जीत जाते तो। तो ये बात याद रखिएगा। पहली बार स्नूकर जो है भारत में 1875 में खेला गया था, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। स्नूकर आप देख लीजिए किस तरह से खेला जाता है। यहाँ पर एक क्लॉथ ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसको बेज कहा जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर 4 कोना में 4 होल तो होते ही हैं, साथ-साथ यहाँ पर भी होते हैं, यानी कुल मिला के यहाँ पर 6 पॉकेट्स होते हैं हर एक कॉर्नर पे और एक तरफ मिडिल में और दूसरे तरफ मिडिल में। तो इतनी बातें थी इससे संबंधित, बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये थे आज के करंट अफ़ेयर जो आपको मैंने पूरी तरह से समझा दिया है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपनी जानकारी को भी निश्चित रूप से शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। तो ये थे आज के करंट अफ़ेयर जो आपको मैंने पूरी तरह से समझा दिया है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपनी जानकारी को भी निश्चित रूप से शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।